हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वीबीए के इस तीसरी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो और देखा है और इससे प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एक्सेल पे प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पिछले दो वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज अगर आपको इस वीडियो का अगर इम्पोर्टेंस समझना है तो आपको इसके पिछले के दो वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज में, इस वीबीए सीखने के सीरीज में मैं जितने भी एग्जाम्पल्स यूज करूंगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होगा, लाइव बेस्ड एग्जाम्पल्स होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या फिर नई अपॉर्चुनिटी के तलाश में होंगे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अगर थ्योरेटिकल नॉलेज की भी ज़रूरत है या आपको लगता है कि मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए, तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए या फिर आप हमें अपना पर्सनल डिटेल ईमेल कीजिए, सो दैट कि मैं आपको थ्योरेटिकल नोट्स मैं आपको भेज सकूं, ईमेल कर सकूं। बट इस सीरीज में, इस वीडियो क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एग्जांपल्स जो मैं यूज़ करूं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो, जो कि आपके कहीं ना कहीं काम में, आपके वर्किंग टाइम पे यूज़फुल हो या फिर इंटरव्यू के टाइम पे यूज़फुल हो। इसी चीज़ को, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और आज इस टॉपिक में जिस भी कंटेंट को मैं कवर करूँगा वो कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ वीबीए, कोड, कमेंट्स, प्रोसीजर्स, मॉडल्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप and constant. Apart from that, we also see some practical examples on that. So start for the next slide और next topic start करते हैं हम लोग। अब ये देखिए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है वर्ड वीबीए, वीबीए सीख रहे हैं, एक्सेल वीबीए। एक्चुअली ये वीबीए का फुल फॉर्म विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। Visual Basic for Application is a computer programming language developed and owned by Microsoft. Actually ये Microsoft के द्वारा बनाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है Visual Basic Application, जो कहीं ना कहीं हमारे रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस करता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप कभी एक्सेल पे काम किए हैं तो आपके साथ क्या होता है, आप सिस्टम लॉगिन करते हैं, सिस्टम लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेल पे एक रिपोर्ट बनाना होता है और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल पे डेटा इनपुट करते हैं या डेटा कहीं से फीच करते हैं और देन उस डेटा पे कुछ क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। देन अगर कुछ और एडिशनल उसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो उस डेटा को हम वीलुकअप करते हैं। देन कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके बाद उसे क्लाइंट या बॉस को सबमिट कर देते हैं। एज्यूम कीजिए कि सेम टास्क हमें हर एक मॉर्निंग करना पड़े, तो इस काम को करने के लिए, इस डेली के काम को रिड्यूस करने के लिए हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वीबीए के अंदर लिख देते हैं, इनपुट कर देते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे इस रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और उस बचे हुए टाइम का किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में हम यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस स्किल का मार्केट में बहुत यूज़ है। अगर आपके पास विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा टाइम बचा सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत है और जब इसकी इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत है तो इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कोड और कमेंट्स। अभी ये सारे जो टॉपिक्स हैं, कोड, कमेंट्स, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में। बट अगर आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं तो ये टॉपिक्स बड़ा हो सकता है जब आप प्रोग्राम करेंगे। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये टॉपिक्स हमें प्रोग्राम करने में हेल्प करेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। अगर मैं कोड की बात करूं तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड क्या है
तो वी गिव एन इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेल इन टर्म्स ऑफ कोड। हम एक्सेल को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसमें डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं, फिर डेटा से कुछ और डेटा उसमें लुकअप करते हैं, देन कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये सारा क्या है, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम ये एक्टिविटीज़ को एक्सेल पे कर रहे हैं। अब इसी एक्टिविटीज़ को इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम कोड के जरिए हम VBA में, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस में इनपुट कर देते हैं, और ये एक हमारा इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दे देता है। तो जस्ट कोड को फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि कोड क्या है। कोड एक एक्सेल का या ऑफिस में दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस है, और वो इंस्ट्रक्शंस किस टर्म में दिया जाता है, कोड के टर्म में दिया जाता है। बिकॉज कभी भी प्रोग्रामिंग हमारे इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे इंस्ट्रक्शंस को कोड की ही लैंग्वेज में समझता है। तो हमें अपना इंस्ट्रक्शंस, हमें एक्सेल का इंस्ट्रक्शंस VBA के अंदर कैसे देना होगा, कोड के रूप में देना होगा। कोड के बाद एक दूसरा जो वर्ड है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम VBA के अंदर लिखते हैं और हमें ऐसा करना होता है कि किसी एक पार्टिकुलर लाइन को हमें अपना कोड का पार्ट नहीं बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम उस कोड के लाइन को कमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब उस लाइन को हम कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो लाइन हमारे कोड का पार्ट, हमारे प्रोसीजर्स के कोड का पार्ट मीन्स, और ये दूसरे शब्द में कह दें कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस का पार्ट नहीं रह जाता है। अगर मैं देखूं कि इन VBA कमेंट्स is a descriptive text embedded in your code and ignored by VBA। ये एक statical descriptive means fixed text है जो कि VBA कोड के द्वारा इग्नोर किया जाता है। It is a good idea to use comment to describe what we are doing। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोसीजर को लिख रहे हैं, अगर हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं और हमें ये डिस्क्राइब करना है कि ये प्रोग्राम का काम क्या है, ये प्रोग्राम क्या करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को हम कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। कमेंट्स का यूज़ बहुत अच्छा होता है जब भी हम अपना नोट्स प्रोग्राम के टाइम पे इनपुट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 50 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखते हैं और अगर उस बाद में हमें ये समझना होता है कि ये प्रोग्राम क्या है, तो उस प्रोग्राम के कोड को पढ़ के समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर हम उस प्रोग्राम से पहले कुछ कमेंट्स के रूप में नोट्स लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, तो इन फ्यूचर में हमें उस प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। तो कमेंट्स और कोड, ये दोनों ही यूजफुल थिंग्स हैं। एक बात मैं अब आपको बता दूं कि कमेंट्स को एस्ट्रोफी एस लगाकर हम किसी भी कोड के लाइन को कमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ विजुअल बेसिक एडिटर पे, जहां मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा लाइन कोड का लाइन कहा जाएगा और कौन सा लाइन कमेंट्स होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं सीधे आपको कोड के विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, और इस प्रोग्राम में मुझे लिखना क्या है कि मुझे किसी 2 नंबर को ऐड कराना है। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं पहले कुछ नोट्स लिखना चाहता हूँ। तो नोट्स लिखने के लिए मैं इसे कमेंट्स में लिखूंगा और लिखूंगा कि वी आर गोइंग टू ऐड नंबर्स। अब ये जो हमारा जो ऊपर का लाइन है, वी आर गोइंग टू ऐड 2 नंबर्स, ये क्या है, हमारा नोट्स है। अब इससे हमें समझ में आता है कि अभी जो हम प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं, अभी जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, किसी 2 नंबर को ऐड कराएंगे। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम एक लिखेंगे सब रूटीन, और उसके बाद हम सब रूटीन सब के रूप में लिखेंगे, और इसके बाद फिर सब रूटीन का नाम देंगे। तो इसका हम देंगे example1। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, इस सब रूटीन का नाम है example1। example1 में हमें क्या करना है कि 2 नंबर को ऐड कराना है। 2 नंबर को ऐड कराने के लिए हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स को ऐड करा के हमें रिजल्ट आउटपुट कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, कितने इनपुट्स और आउटपुट्स होंगे, मीन्स 2 नंबर इनपुट कराना है x और y, और हमें उसका रिजल्ट निकालना है z पे।
तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स डिटरमाइन करना होगा। 3 वेरिएबल्स डिटरमाइन करना होगा। dim x as a integer, dim y as a integer और dim z as a integer। अब यहां पे मुझे क्या लिखना है कि x is equal to 10, y is equal to 20 और देन z पे हमें इसका रिजल्ट आउटपुट कराना है। तो z पे हम क्या लिखेंगे कि x प्लस y। अब ये हमारा जो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, y पे। अब मैं आपको बताऊं कि ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंप्यूटर्स को, VBA को एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि कोई 2 वेरिएबल्स लो। वेरिएबल्स लेने के बाद एक वेरिएबल्स पे 10 वैल्यू स्टोर करना है और दूसरे वैल्यू पे 20 वैल्यू स्टोर करना है और एक तीसरे वेरिएबल z पे x और प्लस y का ऐड हमें फाइंड आउट करके देना है। तो ये सारे जो कोड जो लिखे हुए हैं, ये जो सारे जो लाइंस लिखा हुआ है, ये VBA के अंदर क्या माना जाता है, कोड माना जाता है। होप कि आपको कोड और कमेंट्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको डिफरेंस समझ में आया है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने के टाइम पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स। अगर मैं प्रोसीजर्स की बात करूं, अगर आपको कोड समझ में आ गया, कोड क्या है, इंस्ट्रक्शंस को हम कोड के टर्म में लिखते हैं। अगर आपको कोड समझ में आ गया तो प्रोसीजर समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोसीजर क्या है, अ प्रोसीजर इज अ बेसिकली अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर कोड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। मीन्स कि किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम किसी प्रोसीजर्स के अंदर देते हैं। तो प्रोसीजर्स में क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। और ये प्रोसीजर, अगर मैं इस VBA विंडो की बात करूं तो ये एक क्या है, एग्जाम्पल 1 क्या है, एक प्रोसीजर है। बिकॉज क्योंकि इस प्रोसीजर्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है और इस इंस्ट्रक्शंस को पूरा, ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है तो ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर्स के अंदर लिखा हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोसीजर्स यहाँ पे 2 तरीके का होता है, एक सब प्रोसीजर्स होते हैं और एक फंक्शन प्रोसीजर होता है। सब प्रोसीजर को सबरूटीन से बना है। सब प्रोसीजर जो होते हैं ये टास्क को परफॉर्म करते हैं, बट इसमें रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट आउटपुट नहीं आता है, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये जो सबरूटीन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। बट फंक्शन क्या है, एक प्रोसीजर्स को पढ़ के, एक टास्क को परफॉर्म करके एक वैल्यू को रिटर्न करता है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या टास्क को रिटर्न करता है, क्या टास्क को नहीं रिटर्न करता है। तो इस चीज को अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी चलते हैं कोड पे, विजुअल बेसिक एडिटर पे, और वहां पे देखते हैं क्या है सबरूटीन, क्या है सब प्रोसीजर्स और क्या है फंक्शन प्रोसीजर्स। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल्स के तौर पे हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं बिकॉज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो भी छोटे छोटे लिखते हैं। धीरे धीरे 2 लाइन 4 लाइन बेसिक मैथमेटिक्स से फिर हम लोग बड़े से प्रोग्राम पे जाएंगे। बट अभी हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, इसीलिए छोटे प्रोग्राम से हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे एक प्रोसीजर लिखना है, एक सबरूटीन लिखना है, और उस सबरूटीन के हेल्प से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2 यूजर्स के द्वारा इनपुट किया हुआ 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। एज्यूम कि यूजर ने एक इनपुट किया 8, दूसरा इनपुट किया 5, तो मुझे रिजल्ट आउटपुट कितना चाहिए, 8 × 5 मीन्स 40। तो इस तरीके का मुझे एक प्रोसीजर्स लिखना है, और वो मुझे प्रोसीजर्स मुझे कैसे लिखना है, तो हम देखते हैं, लिखते हैं कि दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं।
तो दूसरा एग्जांपल में क्या है, मेरे को 2 इनपुट लेके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है, तो यहाँ पे भी हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। कभी भी वेरिएबल्स को जो हम डिटरमाइन करते हैं, वेरिएबल्स को जो हम स्टार्ट करते हैं, वो डिम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अभी और आगे भी हम वेरिएबल्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट इस एग्जांपल्स में हम प्रोसीजर्स देख रहे हैं, तो प्रोसीजर्स को देखते हैं। तो डिम ए एज अ integer, dim b as a integer, dim c as a integer। अब 2 वैल्यू पे मुझे इनपुट स्टोर कराना है यूजर से। यूजर से इनपुट स्टोर कराने के लिए हम लोग इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं, तो a वेरिएबल्स पे हम यूजर से इनपुट कराएंगे। a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे फिर हम देंगे यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसमें क्या इनपुट करना है। तो प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर। आप अपना मल्टीप्लाई करने के सीरीज में फर्स्ट नंबर को इंटर करें, और ये जो हम कमेंट्स लिखेंगे वो कमेंट्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। देन दूसरा कोई वेरिएबल्स हम यूजर को देंगे और उसमें लिखेंगे इनपुट बॉक्स, सेकेंड नंबर। अब यूजर के द्वारा, सॉरी यहाँ पे इंटर छूट गया, प्लीज इंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब इसके बाद इनपुट से हम लोगों ने यूजर से इनपुट करा लिया इनपुट बॉक्स के जरिए, वैल्यू वेरिएबल्स ए पे और वेरिएबल बी पे। अब हमें टास्क परफॉर्म कराना है, अपना अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कराना है, और उस कैलकुलेशंस का रिजल्ट हमें कहाँ आउटपुट कराना है, वेरिएबल सी पे। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। सी पे हमारा रिजल्ट आउटपुट हो गया, सी पे हमारा रिजल्ट आउटपुट हो गया। अब सी पे जब रिजल्ट आउटपुट हो गया, तो हम सी का जो रिजल्ट है वो हम यूजर को डिस्प्ले कराएंगे। और यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए हम कैसे यूजर को डिस्प्ले कराते हैं, तो एक हमारे पास वर्ड है MSG बॉक्स। तो लिखेंगे MSG बॉक्स, MSG बॉक्स, MSG बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि आंसर इज इक्वल टू सी। सी पे हम आंसर को स्टोर किए हैं, तो हम इसे लिख रहे हैं कि आंसर इज इक्वल टू सी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू सी। अब ये हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हम लोगों ने 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए इनपुट कर लिया। अब इसको एक थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में बनाएंगे इसे, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, इस प्रोग्राम के में क्या करना है, एक यूजर 2 वैल्यू इनपुट करेगा और उसे आउटपुट क्या मिलेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम F5 कीवर्ड्स प्रेस करेंगे। तो ये बोल रहा है प्लीज इनपुट योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा 12 है। प्लीज इनपुट योर सेकेंड नंबर 15 है, और बोल रहे क्या कि आंसर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि ये प्रोसीजर्स के जरिए हमारा रिजल्ट आउटपुट हुआ। तो ये क्या है, ये सब रूटीन है, ठीक है। ये सब रूटीन है। इस सब रूटीन का रिजल्ट हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, सब रूटीन का हम रिजल्ट कहाँ स्टोर कराने के लिए हमें कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं MSG बॉक्स। मींस हम मैसेज बॉक्स पे इसका रिजल्ट को स्टोर करा रहे हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में रिजल्ट कहाँ आता है, ठीक है। तो दूसरा में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, फंक्शन प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 3। और फंक्शन प्रोसीजर्स को हम लिखने के लिए, जैसे सब रूटीन को, सब प्रोसीजर्स को कैसे लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सब से। तो उसी तरीके से फंक्शन प्रोसीजर्स को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन वर्ड से।
लिखेंगे फंक्शन। सेम इसी क्वेश्चंस को फंक्शन प्रोसीजर से हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे फंक्शन और इसके बाद लिखेंगे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक हम एक्सेल के अंदर यूजर इनबिल्ट एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके, और वो क्या करेगा कि दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेंगे। मल्टीप्लाई हमें किस पे कराना है, दो वेरिएबल्स पे वैल्यू स्टोर करा के दो वेरिएबल्स पे हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है। तो लिखेंगे कि a एज अ इंटीजर कॉमा b एज अ इंटीजर, और इसे बंद कर देंगे। और ये जो हमारा फंक्शन प्रोसीजर्स कैसे होता है, इंड फंक्शन के साथ क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या करेंगे a इंटू बी। अब ये क्या हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट हो गया। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराना डेटा जो है डिलीट। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब एक्सेल जानते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंक्शन आता है, जैसे सम अगर करना होता है तो सम ये फंक्शन आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा भी एक फंक्शन यहाँ पे आ गया होगा मल्टीप्लाई फंक्शन इसमें नहीं था, बट हमने एक फंक्शन प्रोसीजर्स लिखा। उस प्रोसीजर्स के हेल्प से उस प्रोसीजर्स के कारण हमारे एक्सेल में एक इनबिल्ट फंक्शन आ गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन आ गया। वो फंक्शन का नाम क्या है, मल्टीप्लाई। और इस मल्टीप्लाई में हम दो कोई इनपुट करेंगे, नंबर 12 और 15, और यहाँ पे क्या होगा कि इसका रिजल्ट 180 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे रिजल्ट को आउटपुट कराने के लिए हमें कोई कोई एमएसडी बॉक्स नहीं चाहिए, बस यहाँ पे हम दो वैल्यूज को इनपुट करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने होता है। जैसे एग्जांपल, किसी एक सेल वैल्यू में 15 है, दूसरे में 14 है, और मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस सेल कॉमा दिस सेल, और ये आपका रिजल्ट आउटपुट हो गया। आपको लग रहा है ये फंक्शन, अभी आगे चल के हम लोग फंक्शंस प्रोसीजर्स को इन डेप्थ में सीखेंगे, तो हम जो लेंदी कैलकुलेशंस करते हैं एक्सेल में, उस सारे कैलकुलेशंस को हम बहुत इजीली परफॉर्म करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्रोसीजर। तो आपको समझ में आया कि फंक्शन प्रोसीजर और सब रूटीन प्रोसीजर्स क्या है। फंक्शन प्रोसीजर क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस को परफॉर्म करके, एक प्रोसीजर्स को, एक टास्क को परफॉर्म करके हमें वैल्यू आउटपुट करा रहा है। लेकिन सब रूटीन एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, बट वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ये है प्रोसीजर्स के बाद हम देखते हैं मॉडल्स क्या है। मॉडल्स अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो मॉडल्स जो है हमारे प्रोसीजर्स का कलेक्शन है। हम अपने प्रोसीजर्स को कहाँ लिखते हैं, हम जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को, कोड को कहाँ लिखते हैं, प्रोसीजर्स के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से हम प्रोसीजर्स कहाँ लिखते हैं, तो मॉड्यूल्स के अंदर लिखते हैं। मॉड्यूल्स जो है कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स जो है कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स है। तो VBA modules are stored in a Excel workbook file, but you view or edit a modules by using Visual Basic Editor। हम Visual Basic Editor में जाके हम किसी भी मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सब रूटीन क्या है, फंक्शन क्या है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर में जाके हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं। अभी हम जितने भी एग्जाम्पल सॉर्ट आउट कर रहे हैं आपके सामने, वो सारा कहाँ कर रहे हैं, मॉड्यूल्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब आगे बढ़ते हैं तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपके सामने लिखा है, 2, 3, 4, कल पिछले क्लास से लेकर के आज तक में, तो मैं हमेशा एक वर्ड यूज कर रहा था, डिम आई एज अ इंटीजर, डिम वाई एज अ इंटीजर, डिम ये एज अ इंटीजर। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है, आई या जे
या v एज अ इंटीजर जो कर रहे थे, ये जो वर्ड्स है वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स एक्चुअल होता क्या है? वेरिएबल्स आप इन लेमैन टर्म में कहिए तो वेरिएबल्स एक कंटेनर है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कि आपके पास अगर पानी है तो पानी को स्टोर करने के लिए आपके पास कुछ पॉट होगा, तो वो अभी आपको एज्यूम कि पानी आपको पीना है, पानी आपको कहाँ लेना है? इनपुट अपने खुद पीना है, पी के प्यास बुझानी है, लेकिन पानी कहाँ है? पानी पार्टिकुलर एक मटके में है या एक रेफ्रिजरेटर में है या बकेट में है। तो वहां से आप क्या करते हैं कि उसे आप क्या करते हैं कि होल्ड करते हैं टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए आप क्या करते हैं गिलास में होल्ड करते हैं, और ग्लास में होल्ड करने के बाद आप उसे पी लेते हैं, मीन्स उसका यूज कर लेते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए हम उसे क्या करते हैं गिलास में स्टोर करते हैं। सेम उसी तरीके से वेरिएबल्स जो है किसी वैल्यू को टेम्पोररी रूप से अपने लोकेशंस में स्टोर करता है, अपनी लोकेशन में स्टोर करता है। हम उसे स्टोर कराते हैं और स्टोर कराने के बाद उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होता है, वो बैकएंड में कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और फाइनली हमारे प्यास बुझाने के जैसा हमें यूजर्स को आउटपुट के रूप में वो वैल्यूज डिस्प्ले करता है। तो अगर वेरिएबल्स को हम देखें तो वेरिएबल्स क्या है? अ वेरिएबल्स इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन योर कंप्यूटर मेमोरी। मीन्स ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कराते हैं किस रूप में? वेरिएबल्स के रूप में। अभी जैसे मैंने दिखाया था, मैं एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे फिर से थोड़ा सा वेरिएबल्स को और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल्स 2 का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि दो यूजर्स के द्वारा जो इनपुट होगा, तो उस वैल्यूज को कहाँ हम लोगों ने टेम्पोररी स्टोर करवाया है? टेम्पोररी स्टोर कराया है वेरिएबल ए पे, वेरिएबल बी पे, देन वेरिएबल सी पे हमने क्या करवाया? उसका कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस को सी पे स्टोर कराया है, और बाद में फिर सी वेरिएबल्स के आउटपुट को हम यूजर्स को विजुअलाइज करवाया है हमने। तो होप सो कि आपको वेरिएबल्स समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशंस है जहां पे हम टेम्पोररी वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। अब जब हमें वेरिएबल्स समझ में आ गया तो वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस को समझते हैं कि वेरिएबल्स का नेम हम कैसे रखेंगे। तो वेरिएबल्स का जो नेम रखेंगे वेरिएबल्स का नेम हम अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों के मिक्सचर से हम रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वेरिएबल्स का जो नाम होगा वो स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स के कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद जो हमारा एक्सेल है वो केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप किसी वर्ड्स को, किसी कोड के वर्ड को आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, दोनों एक ही अंडरस्टैंड होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बट कई बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग है जैसे जावा हो गया, सी हो गया, ये सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से वर्ड्स प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ड है, आपको भी उसी तरीके से इनबिल्ड करना होगा। दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि अगर वहां पे हम अगर किसी वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर में डिटरमाइन किए हैं, तो कभी भी अगर हम उस वेरिएबल्स को यूज करेंगे वैल्यू स्टोर कराने के लिए, तो वहां पे हम उसी फॉर्म में करेंगे जिस फॉर्म में हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। लेकिन जब भी केस इनसेंसिटिव प्रोग्राम होता है तो वहां पे इस चीजों का खासा फर्क नहीं होता है, बिकॉज अगर आपने स्मॉल लेटर में भी अगर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और अगर आप यूज करते टाइम पे उसे स्मॉल लेटर में की जगह कैपिटल लेटर में यूज करेंगे या कैपिटल स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, तो इस कैपिटल स्मॉल का कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एडवांटेज हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में उठा सकते हैं या वेरिएबल्स के नेमिंग करने में हम यूज कर सकते हैं, ताकि एक रीडेबल वेरिएबल्स का नाम हम रख सकें। तो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल और कैप्स का कॉम्बिनेशंस बना के हम एक रीडेबल वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस कर सकते हैं। एक और बात कि वेरिएबल्स का नेमिंग करने में, वेरिएबल्स का नाम देने में हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इज ओनली एक्सेप्शन टू डिटरमाइन अ वेरिएबल्स नेम।
सिर्फ अंडरस्कोर का हम यूज कर सकते हैं, इसके सिवाय कोई भी जंक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चलेगा। एज द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज, ये सारे कैरेक्टर्स यूज नहीं होंगे वाइल नेमिंग योर वेरिएबल्स। और एक लास्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल्स का नाम देते समय कि आपके वेरिएबल्स का जो नाम का लेंथ होगा, नेम का जो लेंथ होगा, वो 254 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो ये आपका वेरिएबल का नेम वैलिड नहीं होगा। 254 कैरेक्टर्स बहुत होता है, उतना बड़ा कोई नाम रखता नहीं है, मैक्सिमम 4, 5, 6 तक मैक्सिमम लोग रखते हैं। बट हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रूल वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस के लिए है, सेम वही रूल किसी प्रोसीजर्स के नेमिंग कन्वेंशंस के लिए भी है। अगर आप कोई सबरूटीन्स का नाम दे रहे हैं, कोई सब का नाम दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम प्रोसीजर्स का नाम दे रहे हैं, तो उसके नेमिंग कन्वेंशंस के लिए भी यही रूल फॉलो करेगा जो वेरिएबल्स के नेम के लिए फॉलो करता है। अब इसके बाद हम एक आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, वेरिएबल अगर कभी भी वीबीए में या प्रोग्रामिंग के फील्ड में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात होती है या लॉजिकल टेस्ट या बेसिक नॉलेज की बात होती है तो वेरिएबल्स पे क्वेश्चन जरूर होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में जरूर पूछते हैं। बट वेरिएबल्स को लेकर क्वेश्चंस ऐसे सिंपल तरीके से नहीं पूछते हैं कि बताओ क्या वेरिएबल्स हैं। माइट भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे भी एक लाइफ में या मेरी भी एक्सपीरियंस में एक बार इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछा गया था इंटरव्यूअर के जरिए। और वो इंटरव्यूअर के जरिए क्वेश्चंस क्या था, ये क्वेश्चंस आप भी सुनिए, अच्छे से सुनिए, माइट भी आपके लाइफ में भी कोई इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को आज सॉर्ट आउट करूंगा और आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग स्किल को और अच्छा करने में मदद करेगा। क्वेश्चन ये था मेरे इंटरव्यूअर के जरिए कि हाउ टू स्वैप 2 वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास कोई दो वेरिएबल है, ए और बी, एज्यूम ए और बी कोई दो वेरिएबल्स है और इस दोनों वेरिएबल्स पे कोई वैल्यू स्टोर है। मान लिया जाए कि वेरिएबल्स ए पे जो वैल्यू स्टोर है वो 10 है और ये वेरिएबल्स बी पे जो वैल्यू स्टोर है वो 20 है। तो क्वेश्चन ये है कि आप वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैप कर दीजिए। स्वैप करने का मतलब कि जो वैल्यू बी पे है वो ए पे चला जाए और जो ए पे है वो बी पे चला जाए। मीन्स अगर ए पे 10 है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाए, बिकॉज बी की वैल्यू 20 है, और अगर बी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू आगे जो है वो 10 हो जाए, ये वैल्यू स्वैप हो जाए, वैसे वर्सा, मतलब ए वाली बी पे चला जाए, बी वाली ए पे चला जाए। बट इंस्ट्रक्शंस ये है कि इस काम को करने के लिए आप कोई तीसरा वेरिएबल्स यूज नहीं करना है आपको। जैसे अभी हम अपने पिछले प्रोग्राम में देखे थे, अभी मैं आपको अपना प्रोग्राम, इससे पहले जो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाया था कि हम लोग एग्जांपल्स 2 में क्या लिखे थे कि दो कोई वेरिएबल्स इनपुट करा रहे थे और एक तीसरा वेरिएबल्स यूज कर रहे थे इसके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हम उसे यूजर्स को आउटपुट में दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो दो वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करना है, इसके स्वैप करने समय सी जैसा कोई वेरिएबल्स आपको इनपुट नहीं लेना है, आपको इसी दो वेरिएबल्स के जरिए वैल्यू को स्वैप कराना है। इस क्वेश्चंस का मोर ओवर यूज आपके लॉजिक को चेक करने के लिए होता है। बट ये इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है खुद मेरे से पूछा गया है इंटरव्यू में, और मैंने ऐसे कितने जानने वालों को देखा है जो ये बताते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के द्वारा होता है, ताकि वो ये जान सकें कि सच में इसे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप के बारे में अच्छे से पता है या नहीं पता है। तो इस क्वेश्चंस को हम आइए सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे हम दो वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पार्डन माई खांसी, अभी थोड़ा हो रहा है दिक्कत, इसीलिए एग्जाम्पल 4, सॉरी, एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन से दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को स्वैप कराना है। तो पहले हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। कैसे वेरिएबल्स लेंगे? डिम va एज अ इंटीजर। ठीक है, एक va करके एक वेरिएबल्स लिए और डिम दूसरा कोई वेरिएबल्स लेते हैं, डिम vb
एज अ इंटीजर। ये दो वेरिएबल्स लिए, अब हमें तीसरा वेरिएबल्स लेना नहीं है। अब सबसे पहले इस दोनों वेरिएबल्स में कोई हम वैल्यू इनपुट करा देते हैं, वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट करा देते हैं। चलिए VA इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा यूजर, और वो वैल्यू हम कहाँ स्टोर कराएंगे, V1 पे, VA पे। VB पे हम क्या स्टोर कराएंगे, VB इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्लीज इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, लेट्स एज्यूम, अभी इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा है। एज्यूम कीजिए कि कोई यूजर VA पे कितना इनपुट किया है, 10, और VB पे वैल्यू इनपुट कितना किया, 20। ठीक है, ये वैल्यू इनपुट किया। अब अगर ये वैल्यू इनपुट किया हो तो हमारा रिजल्ट क्या आउटपुट होना चाहिए, VA इज इक्वल टू 20 और VB इज इक्वल टू 10। मीन्स वैसे वर्सा, स्वैप का मतलब यही हुआ, A वाली वैल्यू B पे चला जाएगा और B वाली वैल्यू A पे चला जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि वेरिएबल A VA इज इक्वल टू VA प्लस VB। अगर VA इज इक्वल टू VA प्लस VB करते हैं तो इसका मतलब अब VA का वैल्यू क्या हो गया, इस लाइन को लिखने के बाद अब VA का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल मैथ है, लॉजिक है। देखिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अब जो है वो क्या रिजल्ट हो जाएगा, VA का वैल्यू हो जाएगा 30। अब हम लिखते हैं VB, वेरिएबल B इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। जब हम ये लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, VB का वैल्यू क्या हो गया, अब वेरिएबल A का उसके ऊपर वाले में रिजल्ट क्या आ गया था, 30, और 30 माइनस B का वैल्यू कितना है, 20। अभी तक तो 20 ही है, B यूजर कितना इनपुट किया है, 20, तो 30 माइनस 20 होगा तो कितना रिजल्ट आएगा, 20। तो इसका मतलब देखिए कि VB पे कितना आ गया वैल्यू आपका, 20। अब वेरिएबल A इज इक्वल टू VA माइनस VB। फिर से इसी काम को करेंगे, VB। अब यहां पे देखेंगे क्या कि VA का वैल्यू कितना आ गया, अब VA का वैल्यू कितना है, 30 और माइनस VB का वैल्यू दूसरे लाइन से कितना आ गया, 20। VB का वैल्यू दूसरी लाइन में, दूसरा लाइन जब कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10। तो आप देख रहे हैं कि VA का रिजल्ट कितना आ गया, 10। अब इसी चीज को आउटबॉक्स में आप स्टोर करा लीजिए, MSG बॉक्स के जरिए डिस्प्ले करवाइए। MSG बॉक्स VA वैल्यू इज VA, यहाँ एम्परसेंट का साइन दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और सेम इसी लाइन को VB के लिए लिख दीजिए, वेरिएबल B के लिए, वेरिएबल B इज इक्वल टू, इसका इनपुट आएगा VB पे, ठीक है। अब इस प्रोसीजर्स को, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। इसे थोड़ा सा टैब से कर देते हैं ताकि इसका लुक ठीक लगे, ठीक
ठीक है, इस प्रोसीजर को सेलेक्ट करते हैं, F5 प्रेस करेंगे फॉर टू रन दिस प्रोग्राम। प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 100, ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने डाला 200। अब देखिए अभी जो पहला V1 का जो वैल्यू क्या हो गया पहले तो इसे 100 होना चाहिए, बट ये कितना हो गया 200, और VV का वैल्यू कितना हो गया 100। देख रहे हैं आप, स्वैप हो गया। तो इस प्रोसेस के जरिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, बिकॉज कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो प्लीज फर्स्ट नंबर की जगह हम इसको ये कर देते हैं VA, और इसे कर देते हैं सेकेंड नंबर की जगह VB। इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से इस प्रोसीजर को रन कीजिए। अरे VA की वैल्यू इनपुट करो, VA का इनपुट 500 और VB का इनपुट 1000। अब क्या हो जाना चाहिए कि VB का वैल्यू कितना हो जाए, वेरिएबल B का वैल्यू होना चाहिए 500, बट हम इनपुट कितना कर रहे हैं 1000। तो देखिए VA का 1000 हो गया, स्वैप हो गया, और V5 का कितना हो गया 500 हो गया। तो ये क्वेश्चन था एक हमारे इंटरव्यू में जो हमसे पूछा गया था। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर आपसे कोई फर्दर इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप हमारी वीडियो के साथ अगर कंटिन्यू है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर या वेरिएबल से रिगार्डिंग कुछ और भी, तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करूंगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। अभी तक आपने वेरिएबल समझा। वेरिएबल पे हम क्या करते थे, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराते थे। वो जो वैल्यू स्टोर हो रहा था ना, वो वैल्यू कहीं ना कहीं डेटा था। जो भी प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में कुछ वैल्यू इनपुट जो होता है ना, वो इनपुट कहीं ना कहीं डेटा कहलाता है। बिकॉज अभी हम 10 इनपुट कर रहे थे, 15 इनपुट कर रहे थे, 5000, 5 लाख, 2, 3, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ये सारा वैल्यू, किसी का नाम इनपुट कर सकते हैं, इंडिया इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ये इनपुट हमारा क्या होगा, डेटा होता है। और डेटा को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और वही डिफरेंट कैटेगरी क्या होता है, डेटा टाइप होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है हमारे पास, बुलियन है, बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, डबल है, करेंसी है, स्ट्रिंग है और वेरिएंट है। मैं इसमें से दो तीन मैं डेटा टाइप को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आपकी टास्क होगी कि आप इसको खुद से एक्सप्लोर करो, और आप मुझे बताओ इसके बाद भी कोई है क्या। मुझे पता है इसके बाद है, बट ये मैंने उस डेटा टाइप को लिया है जो फ्रीक्वेंट यूज होने वाला डेटा टाइप है। डेटा टाइप और भी हैं कुछ, बट ये बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज होता है। जैसे इंटीजर हो गया आपका, वेरिएंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया और डबल हो गया, और बुलियन हो गया। ये वो 4-5 डेटा टाइप है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज होता है। 90% केसेस में, 95% केसेस में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसी 4-5 डेटा टाइप का यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है, बाकी सारे जो डेटा टाइप हैं उसका भी यूज होता है तो उसे भी यूज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूँ। बाकी सारे का आपका होमवर्क रहेगा कि और भी आपको डेटा टाइप एक्सप्लोर करना है, गूगल से, किसी बुक से, कहीं से भी, और उसके बारे में जानना है। स्टार्टिंग करते हैं इंटीजर। कोई भी न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर अगर आपको पता है, अगर प्रोग्रामर को पता है कि हमारा जो इनपुट आएगा वो कोई न्यूमेरिकल कैरेक्टर आएगा, और न्यूमेरिकल कैरेक्टर में कोई डेसिमल नहीं होगा, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू होगा। और इंटीजर वैल्यू का समथिंग कुछ रेंज है, 32,000 नेगेटिव से लेके 32,000 पॉजिटिव तक। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, माइट भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट राउंड फिगर यही है। तो अगर इस तरीके का आपको डेटा इनपुट कराना है तो आप इस तरीके का वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए आप किस तरीके का डेटा टाइप यूज करेंगे, वो इंटीजर टाइप यूज करेंगे। ये अगर मैं आपको लाइफ बेस्ड एग्जांपल दूं, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल्स की आपको अभी मैंने पानी का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको पानी पीना है तो आप ग्लास में स्टोर करके फिर आप प्यास बुझाएंगे या पानी पिएंगे। तो टेम्पोररी रूप में आप पानी को गिलास पे स्टोर करेंगे और उसके बाद ग्लास से आप पानी पिएंगे। कोई मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपके पास बहुत तरीके का कंटेनर है, ठीक है, एक ग्लास भी है, एक कप भी है, एक बॉटल भी है, एक जार भी है और एक ड्रम भी है। अब आपको एज्यूम कीजिए कि आपको 1 लीटर का पानी आपको रखना है,
तो आपके पास एक ड्रम भी है, एक 20 लीटर का जार भी है, एक 1 लीटर का बॉटल भी है और एक ग्लास भी है। तो आप कहाँ रखेंगे उस 1 लीटर को पानी को? ग्लास में रखेंगे, आएगा नहीं, बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको इंटीजर स्टोर कराना है और अगर आप किसी दूसरे डेटा टाइप पे रखेंगे जहाँ पे उसका रहना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे बाइट की रेंज बहुत कम है, बाइट का समथिंग 227 या 250 तक है, और अगर आपका इनपुट 1500 होने वाला है, अगर आपका यूजर 1500 इनपुट करेगा और वहाँ पे अगर आप डेटा टाइप बाइट यूज कर लेंगे तो वहाँ पे तो सूटेबल होगा नहीं। जस्ट उसी तरीके से अगर 1 लीटर पानी आपको एक ग्लास में इनपुट कराना है तो नहीं हो नहीं सकता। बट लेकिन अगर आपको आपका पानी ही ½ लीटर है तो आप गिलास में स्टोर करा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और आपके पास एक 20 लीटर का भी जार है, तो क्या आप 1 लीटर का पानी 20 लीटर के जार पे रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन उस वैसा करने से क्या होगा, बाकी का 19 लीटर का जो स्पेस है वो बेकार रहेगा, उसका कोई यूज ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ना, बिकॉज आपको पता है कि ये जब हम डेटा टाइप यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर का एक स्पेस लेता है, मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो हमें बहुत जरूरी होता है इस बात को समझना कि हम किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, क्या इसकी यूज है। अगर हमें छोटा वैल्यू इनपुट कराना है यूजर से तो हम वहाँ पे अपने वेरिएबल्स को एक बड़े डेटा टाइप पे हम क्यों स्टोर करा रहे हैं। तो हमें डेटा का नेचर समझते हुए डेटा टाइप हमें यूज करना होता है। तो इंटीजर के बाद एक डबल है। अगर आपका इनपुट या आउटपुट या डेटा आपका डेसिमल में होगा तो वहाँ पे आप डबल डेटाबेस को यूज करेंगे। तो और एक है यूजफुल है स्ट्रिंग और वेरिएंट। स्ट्रिंग अगर आपके पास कोई डेटा कैरेक्टर में है, मीन्स टेक्स्ट में है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक में है आपका इनपुट, तो वहाँ पे जो आप डेटाबेस, वहाँ पे जो आप ये यूज करेंगे, डेटा टाइप यूज करेंगे, वो स्ट्रिंग यूज करेंगे। और एक और होता है कि अगर प्रोग्रामर को पता ही ना हो कि किस तरीके का डेटा इनपुट होगा, अगर उसे पता ही नहीं चले कि वो नंबर होगा तो कितना होगा, अगर वो कैरेक्टर में होगा या टेक्स्ट होगा तो पता नहीं कितना लंबा होगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है उसको कि यूजर कैसा इनपुट करने वाला है। तो अगर आपको डेटा टाइप का कोई भी नेचर नहीं पता है तो उस टाइम पे एक हम वेरिएंट डेटा टाइप यूज करते हैं। वेरिएंट डेटा टाइप अगर आप यूज करते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का डेटा आप इनपुट करा सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा का स्टोरेज आप रख सकते हैं। बट इसका यूज सोच समझ के होता है। इसका यूज सोच समझ के इसलिए होता है कि जब कोई बड़ा एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बट कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा वेरिएंट का आप यूज़ कर देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ा डेटा टाइप रखने के लिए इसकी ये है, इसका यूज़ होता है। तो इसकी स्पेस भी, मेमोरी स्पेस भी ये ज़्यादा लेता है। तो अगर आप इसकी वेरिएंट का यूज़ बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे और बहुत ज़्यादा में आप प्रोग्राम में कर देते हैं तो आपके प्रोग्राम का स्लो होने का चांस होता है। तो वेरिएंट डेटा टाइप हम तभी यूज़ करते हैं जब सच में इसकी ज़रूरत होती है। ये स्पेस मैनेजमेंट को, कंप्यूटर के मेमोरी मैनेजमेंट्स को भी लेकर डेटा टाइप का बहुत यूजफुल टॉपिक है। डेटा टाइप को और भी एक्सप्लोर कीजिए, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को जितना ज़रूरत होगा मैं उतने ही कवर करूंगा। मैं मोर ओवर प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आपको इन डेप्थ में इसके लिए कुछ PDF नोट्स चाहिए, प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप डेटा टाइप को और एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है डेटा टाइप पे, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। इसके साथ मैं आज का ये लेक्चर या आज का ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि VBA के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैं विंडोज़ के विजुअल बेसिक एडिटर्स के कुछ ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद धीरे हम एक बेसिक से थोड़ा एडवांस से फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। और मुझे विश्वास है कि मोर ओवर 8 to 9 क्लासेस के बाद, वीडियोस क्लासेस के बाद, हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको अभी तक मैंने ये बात, इससे पिछले 2 वीडियो में या अभी तक मैंने ये बात आप लोगों के सामने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या आप यहाँ से कुछ भी सीख पा रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो बनाने से, हमारे इस ट्यूटोरियल्स की मदद से, हमारे इस कॉन्सेप्ट से अगर आप VBA सीख सकते हैं या एनालिटिक्स के स्किल्स को सीख सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, ऐसे वीडियो मैं हर एक दिन के अल्टरनेट पे वीडियो मैं रिलीज करूंगा। लेकिन उस वीडियो की नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसके नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो हमारे मेहनत को एक प्राइस मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ किया, और आप हमारे मेहनत को एक लाइक का कमेंट, एक थम कमेंट देते हैं, थम्स अप का एक कमेंट देते हैं, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। और इसी मोटिवेशन फैक्टर के बेसिस पे हम और एनर्जेटिक होकर आपके लिए नए नए वीडियोस लाएंगे, और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट, और भी हम जो भी अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, मैं और भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने नेटवर्क्स में जो भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं या जो भी अच्छे एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं जितना आपका सपोर्ट होगा, अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आपका जितना सपोर्ट होगा डेफिनेटली हमें भी आपको सपोर्ट, उतना ही सपोर्ट करने में मजा आएगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मोस्ट वेलकम। सो अभी के लिए मैं वीडियो रोकता हूँ।